हेलो फ्रेंड्स। पिछली बार की तरह फिर एक और हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पर। पिछले डिस्कशन में हमने कुछ इंडियन फुटबॉल डेवलपमेंट के यूनिवर्सल प्रिंसिपल डिस्कस किए थे। इससे पहला था सॉकर इज फॉर सोसाइटी, नॉट सोसाइटी इज फॉर सॉकर। मीन्स हमें सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने हैं। सेकंड था कैच देम यंग, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस के ऊपर है। जितने जल्दी फुटबॉल का एक्सपोजर मिलेगा उतना ही अच्छा डेवलपमेंट हो। फिर था क्वालिटी कम्स आफ्टर क्वांटिटी। मोर द पीपल विल प्ले, मोर वी गेट द टैलेंट। बिकॉज बायोलॉजिकल एडवांटेज कई बच्चों में पैदाइशी होता है, इनबॉर्न, वो थाउजेंड्स में एक होता है, तो उसी को ढूंढना है। आज हम करेंगे कि उसको ढूंढने के लिए क्या करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई द टैलेंट। एक्चुअली अभी इंडिया में हम इस फिलॉसफी को जाने ही नहीं है कि वी हैव टू सॉ द सीड्स बिफोर वी हार्वेस्ट द गेन। हमें पहले फसल बीज बोने पड़ेंगे ना फसल काटने के लिए। अभी तक क्या हो रहा है कि जैसे पुराने जमाने में आदमी जब खेती करना नहीं जानता था तो जंगल में जो उग गया उसको खा लिया, जो उसको पसंद आया वो खा लिया, नहीं तो नहीं खा लिया। अभी स्पोर्ट्स में वही कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब ओलंपिक में फर्स्ट टाइम को इंट्रोड्यूस चीज होती है तो हमारा मेडल आ जाता है। जैसे टेनिस फर्स्ट टाइम ओलंपिक में हुआ, ब्रॉन्ज आ गया, लेंडर साहब ले आए। वेट लिफ्टिंग वुमेन का पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, मलेश्वरी जी ब्रॉन्ज ले आई। 400 मीटर हर्डल्स पहली बार ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था वुमेन के लिए। पीटी उषा 100th ऑफ सेकंड में चूक गए, दैट वाज अगेन ब्रॉन्ज वाज देयर। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? क्योंकि हमने कोई उसकी तैयारी करी ही नहीं। वी हैव नॉट सॉ द सीड्स, नाइदर फॉर टेनिस, नाइदर फॉर एथलेटिक्स, नो एनीथिंग एल्स, जिसमें हमारा आ गया। यही है कि हमने जैसे पिछली बार डिस्कस किया था, मोहन बगान बना 1889 में, और बार्सिलोना भी 1889 में बना था। लेकिन और यूरोप और इसी तरह पुराने हमारे क्लब्स आज 3 हैं, तीनों उसी टाइम के बने हुए हैं आगे पीछे। बट यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने दे स्टार्टेड सीइंग द सीड्स। तो उससे क्या हो रहा है कि उसको एक जब उन्होंने एक प्रोसेस अडॉप्ट कर लिया ग्रूम करने का, तो नेचुरली हम पीछे रह गए। अभी इसको हम टैलेंट क्या है ये जाने। टैलेंट मीन्स ए लेटेंट एनर्जी, मीन्स जो छुपी हुई है उसको बाहर निकालना है। उसकी आज की परफॉर्मेंस पे हमने देखना, जब ये सीनियर बनेगा तो क्या सीनियर का लोड ले सकता है आज की उसके। एक्चुअली हर एक गेम के लिए एक और कॉन्सेप्ट है, द एज ऑफ टॉप परफॉर्मेंस। आप एनालाइज करें, जो टेक्निक ओरिएंटेड गेम है जैसे जिम्नास्टिक है, स्विमिंग में डाइविंग है, इसमें 16-17 साल में यू आर द बेस्ट, आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन फुटबॉल में देखा है कि 23-24 साल का प्लेयर है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे, क्योंकि बायोलॉजी उसमें टेक्टिकल पार्ट आ जाता है। सो हर एक गेम का अपना अपना एज ऑफ टॉप परफॉर्मेंस है। तो ये सिद्ध करता है अगर हम 5 साल का बच्चा लें तो उसको हमें 20 साल तक वो प्रोग्राम लाना पड़ेगा। तो हम उसके जितना यंग, जैसे हमने लर्निंग प्रोसेस में हमने करा था, जितना जल्दी अंडर 12 तक के बच्चों को ऑल मोटर एबिलिटीज और टेक्निकल एक्सपोजर मिलना चाहिए, तो वो पूरा पोटेंशियल डेवलप कर पाएगा। तो हम इसको टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जब हमारा होता है तो इसका मतलब है मेनली हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। अब छोटे बच्चे में समझ लो कि अंडर 12 बच्चे हैं, तो उसमें हमने क्या देखना है? ऑब्जर्व करेंगे हम, वी विल ऑब्जर्व। ऑब्जर्व क्या करेंगे? जो लेस ट्रेनेबल
पोर्टेबिलिटी से, मतलब जो बचपन में जिनका होना जरूरी है, जिसमें आता है स्पीड। स्पीड में भी स्पीड ऑफ मूवमेंट, स्पीड ये नहीं 100 मीटर की स्पीड, स्पीड ऑफ मूवमेंट, हाउ क्विक इज, जस्ट डॉज दिया जस्ट 10 मीटर 5 मीटर, हाउ क्विक, एजिलिटी। कंबाइन है, इसको डिटेल में जब मोटेबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे वी विल डिफरेंशिएट। अभी अगर हाउ एजाइल ही इज, अभी एजाइल है तो आगे भी एजाइल रहेगा। और टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिसीविंग। हम इसको रिसीविंग बोलेंगे, ट्रैपिंग नहीं बोलेंगे। ट्रैपिंग मीन्स यू हैव ट्रैप समथिंग एंड यू गॉट द रिजल्ट। मीन्स पहले होता था कि जानवरों को फंसाया जाता था, तो यू गॉट योर, आपका शिकार मिल गया। लेकिन हम यहाँ कहेंगे रिसीविंग। रिसीविंग बॉल मीन्स देन यू हैव टू गिव ऑल्सो, हाउ नाइसली रिसीव्स एंड हाउ ही पासेस। मतलब रिसीविंग में ही उसने पहले सोच लिया मुझे पास देना है, तो ये इसका एक टेक्निकल लेवल पता लगता है प्लेयर का। टैक्टिक्स में अगर हम देखें तो हम विदाउट बॉल वो क्या कर रहा है, सो बॉल दे के पोजिशन ले रहा है, विड्रॉ हो रहा है, बट यू कैन वेरी वेल, कोई भी पुराना खिलाड़ी है या जो भी फुटबॉल खेलता है, यू कैन वेरी वेल ऑब्जर्व व्हाट इज टैक्टिकल मूवमेंट्स। और एक और आता है कि एप्टीट्यूड क्या है उसका, टीम प्लेयर है कि इंडिविजुअल प्लेयर है, जोश है कि नहीं है, उसको खेलने के बिहेवियर से हमें मालूम पड़ जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसमें फिजिकल इतना मैटर नहीं करता फुटबॉल में, कि हमने देखा है कि 5 फुट 3 इंच 4 इंच का भी स्टार बन सकता है और 6 फुट का भी स्टार बन जाता है। यही ब्यूटी है इस खेल की। एनीवे, स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे छोटे बच्चों की, तो उसमें स्पीड ऑफ मूवमेंट देखना है उसका, टेक्निक में रिसीविंग देखनी है कैसा है, विदाउट बॉल वो क्या करता है, उसका एप्टीट्यूड क्या है टुवर्ड्स हिज टीम। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जर्व करेंगे। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक सिंपल वे में ऑब्जर्व करने का प्रोसेस क्या रहेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन 3-4 एस्पेक्ट्स को लेके जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं प्लेयर खेल रहा है, तो उसके बारे में हम कुछ कमेंट्स लिखते हैं। जो भी ये 3-4 हैं इनके ऊपर कमेंट्स, ही इज गुड और वेरी गुड, कोई इसने खास बात करी वो लिख दी। ये देखिए ऑब्जर्विंग का जो प्रोसेस है, ये तो इवन फुटबॉल भी ऑब्जर्व करके ही रेफरी अपने वो देता है सब कुछ। बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, रेसलिंग, इसमें तो उसका सब्जेक्ट जजमेंट उसके हिसाब से ही वो रैंक देता है, 2 पॉइंट मिले 3 पॉइंट मिले, कितना पॉइंट हुआ। तो ये सब जगह होता है, हमें इसमें ट्रेंड होना है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो जब हम अपने आप को ये डिसाइड कर लें कि ये 3-4 एलिमेंट्स हैं और बच्चों को हमने इस पे ग्रेड करना है, मीन्स सिंपल वे है 10 पॉइंट स्केल पर इनको ग्रेड करो। आप क्या सोचते हैं उसकी टेक्निकल लेवल 10 में से 5 है, 4 है, क्या है वो रखिए। टेक्टिकल में कैसा है, विदाउट बॉल कैसा प्ले करता है, जो हमने चार्ट ली। फिर उसकी हाउ क्विकली ही मूव्स ऑन टू द बॉल, उसमें आप कितना दे रहे हैं आउट ऑफ 10। ये हमें अपने आप को ट्रेन करना है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, आप अपने ही कमेंट्स पर आप ट्रेन करते हैं। आप कमेंट लिख रहे हैं हर एक के बारे में, आप उसके बाद दूसरा बैच आता है, तीसरा बैच आता है, या किसी टूर्नामेंट में आप 3 मैच देख रहे हैं, 4 मैच देख रहे हैं, तो उसको आप कैसे याद रखेंगे कि कौन इनमें सबसे अच्छा था या कौन था। तो उसके लिए आप हर एक का जर्सी नंबर सबके पास होता है, या जर्सी नंबर आपने कमेंट्स लिख दिए। उस कमेंट के बाद आप मैच खत्म हो गई या तो तभी, या अपने रूम पे आगे उनको एनालिसिस जो आपने लिखा उसको ग्रेडिंग कर दीजिए, नंबर दीजिए, 1 मार्क्स, 10 में से 2 मार्क, 5 मार्क, 6, जो भी आप सोचते हैं उसको नंबर दीजिए। इससे एक बड़ा फायदा होता है जब आप ज्यादा बच्चों को देखते हैं। मैं आपसे शेयर करूं, 91 का था, तो सुपर तो कप हो रहा था, तो हम लोग गए थे वहां। हमने ऑर्डर ऑफ मेरिट में देने होते हैं 30 के नाम। नंबर 1 को सब ज्यादा स्कॉलरशिप मिलता है, नंबर 30 को उससे कम मिलता है, तो इस तरह ऑर्डर ऑफ मेरिट देना होता है। तो हमने क्या करा, हमने इसी तरह प्रोसेस फॉलो किया। तो देखता हूं मैं कि
एक टीम क्वार्टर फाइनल में आउट हो गई और जब सेमीफाइनल फाइनल आ रहा तो हम फाइनल लिस्ट प्रिपेयर कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ एक टीम, सिक्किम की टीम थी, एक लड़के को मैं 4 मैच देखे, उनमें सब में मैंने एक्सेलेंट और वेरी गुड दे रखा है और 10 में से 6-7 से कम नंबर है ही नहीं। और दूसरे खिलाड़ियों को जो नंबर दिए हैं वो उसके सामने ठहरता ही नहीं है, जबकि सेमीफाइनल फाइनल खेल रही है टीम। मैंने शेयर करी अपने साथियों से, उसने बोला सर ये सेमीफाइनल फाइनल में से जनरली हम पहला प्लेयर निकालते हैं, इनको पत्रकारों को लिस्ट देनी होती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, अगर हम जो क्वार्टर फाइनल में टीम लूज कर गई उसको दे देंगे तो। मैंने कहा भाई देखो मेरा तो ये है, ये मेरी फाइंडिंग्स हैं, ऐसा है। बोले आप इतना इंसिस्ट कर दें, ठीक है पत्रकारों को आगे भुगतना, हम मैं भुगतूंगा पत्रकारों को, कोई शक नहीं। तो हमने उसको बेस्ट प्लेयर दिया। कौन था मालूम है? जर्सी नंबर 12 बाइचिंग भूटिया। तो व्हाट आई मीन इज कि एक प्रोसेस अडॉप्ट करा हमने और उसको फॉलो अप किया। जो सारे मैच देखते थे हमें कहाँ याद रहता है कौन क्या है, लेकिन रिकॉर्ड किया तो आपको याद रह गया। इसी में एक और बड़ा अच्छा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्टिंग थी, वहाँ स्पोर्ट्स कोटे में, आप जानते हैं स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन होते हैं, वहाँ पर सब बहुत, उस टाइम एडमिशन के टाइम में काफ़ी रश रहता है, जितने नेता हैं, संतरी हैं, महोदय, सब अपने बच्चे लेके हैं। उस टाइम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होता था कश्मीरी गेट पे, वहाँ पर उस टाइम पे 90% एवरेज जाती थी एडमिशन की। अब तो अलग से टेस्ट होने लगे, तब 90% जाती थी। और जो 60% लेता था वो स्पोर्ट्स कोटे में अप्लाई कर सकता था। तो बहुत बड़ा इश्यू था एक। और अगर उसमें एडमिशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 25-30 लाख रुपए आपको साल खर्च करना पड़ेगा बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए। तो फुटबॉल का मेरे को भेजा किया, और बास्केट और सारे गेम में था, और भी कोचेस थे। तो मैंने वही प्रोसेस अपनाया, कमेंट्स लिख के नंबर्स दिए हर एक चीज के, और मुझे याद नहीं किस किस टेक्निक में था, लेकिन मैंने आई मेड ए प्रोसेस और मैंने उसे कैलकुलेट करके फाइंड करके कि ये इसलिए सिलेक्ट है, ये इसलिए रिजेक्ट है। 10-12 बच्चे थे, तो मैंने सबका बना के कर दिया, साइन करके सबमिट कर दिया डायरेक्टर को। अब वहाँ कोर्ट केस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। तो मेरे साथी थे और कई 3 दिन बाद बोला अरे कोर्ट नहीं चलना, मैं किस चीज़ के लिए? बोला हमें तो नोटिस आ रखा है कि आप कोर्ट में आइए। मैंने मेरे को तो नहीं आया कोई। बोला कमाल है, सबको आया। तो पता लगा कि कोर्ट ने कहा भी किस बेसिस पे आपने सेलेक्ट किया है इनको? मैंने कहा जी हम इंटरनेशनल ने। बोला नहीं, आप जस्टिफाई करिए कि ये सबसे अच्छे थे इसीलिए आपने ये करा, उसका कोई प्रोसेस तो अपनाइए, आप उसको जस्टिफाई करिए। उनको करना पड़ा। कोई तो मतलब एक आप ही अपना सिस्टम बनाइए, उसमें उसको ऑब्जेक्टिफाई करिए, बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा रेफरी फुटबॉल में वही करता है, और बॉक्सिंग जिम्नास्टिक में तो गोल्ड मेडल है, उसके ऊपर सब्जेक्टिव जजमेंट को ही दे के आप करते हैं। तो अपनी स्टेटमेंट को जो लिखा है उसको कन्वर्ट करिए और डिस्कस करिए उसको। तो इस तरह इसको प्रोसेस ऑब्जर्विंग को हमने लाके ऑब्जेक्टिफाई करना है। ये 3-4 मैंने बताई इन एलिमेंट्स, आप और भी ऐड कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। अब एक और इशू आता है इसमें कि आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। मैंने बताया, मैंने एग्जांपल दिया आपको स्कॉलरशिप का, लेकिन ऐसे ही कॉलेज में एडमिशन को उसका भी है। फिर स्पोर्ट्स कोटा था सर्विस में, आपके सिलेक्शन से किसी को नौकरी मिल सकती है, किसी को नहीं मिलेगी, या अवार्ड दे रहे हैं आप। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी तब होती है जब रेजिडेंशियल अकेडमी स्टार्ट करनी है आपको, मतलब उसमें काफी खर्चा है रेजिडेंशियल अकेडमी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो मतलब ये हुआ कि स्काउट, टैलेंट स्काउट जो कर रहा है उसको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको अपने जजमेंट की जस्टिफिकेशन देनी चाहिए। और सबसे बड़ा है कि हमें खुद फायदा होता है जब हम उसको बैठ के एनालाइज करते हैं, हमें कंफ्यूजन नहीं रहता, हमने बेस्ट को बेस्ट कहा है, और जो मेरिट बनी है वो ठीक है, हमने ऐसे ही नहीं बना दी है, उसके पीछे रीजनिंग है। तो
अब बात आती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो रेजिडेंशियल एकेडमी की है। लाखों रुपया लगता है। उसके मिनिमम 3 स्टेज हमें करने चाहिए। एक तो प्राइमरी सिलेक्शन है, आप छोटे बच्चे हैं तो नेचुरली 5 वर्सेस 5 6 इयर्स खिलाएंगे, तो एक प्राइमरी प्रिलिमिनरी सेक्शन आपने सिलेक्ट करे बच्चे खिला के। फिर जो आपने जो जिसमें जितने भी छांटे उसको फिर जो बेस्ट लगे उन बेस्ट को फिर खिलाइए, और इन्हीं बातों पे जो हमने ऊपर डिस्कस करी उस पर कमेंट रखिए और उसको नंबर दीजिए, ऑब्जेक्टिफाई कर दीजिए आउट ऑफ 10। और फिर अगर आपको मान लीजिए 30 बच्चे का फाइनल सिलेक्शन करना है तो 40-45 एक असेसमेंट कैंप करिए, कम से कम 7 डेज का। उसके असेसमेंट करिए और फिर उनका मेडिकल टेस्ट करिए, बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि बच्चा अच्छा खेल रहा है लेकिन उसको मेडिकल टेस्ट हुआ तो किसी का हीमोग्लोबिन बहुत कम है, किसी को यूरिक एसिड है, किसी का हार्ट में ही छेद है, खेल रहा है लेकिन अच्छा खेल रहा है। तो ये होने से आपको पता लग जाएगा कि भाई उसको कितना टाइम लगेगा, एंड देन जो फिट होता है उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाइए। कम से कम ये 3 स्टेजेस होनी चाहिए। एक होता है कि आप अपनी एकेडमी चला रहे हैं, उसमें टैलेंट सिलेक्शन नहीं है लेकिन वो ग्रेडिंग है। जैसे रिपोर्ट कार्ड स्कूल वाले आपको रिपोर्ट कार्ड देते हैं, इसी बेसिस पे आप उसको ऑब्जेक्टिफाई करके उनका रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। एक फीडबैक हो गया कि मिस्टर एक्स इसमें इम्प्रूव कर रहा है, इसमें इम्प्रूव नहीं कर रहा है, इसमें चाहिए। एक टोटल सम टोटल आ जाएगा उसका, उसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, आप ज्यादा खेल रहे हैं कर सकते हैं। यू डिसाइड योर ओन बट ऑब्जेक्टिफाई इट, so it will be easy to understand to the players, to the parents, to the society. अगर आप कहें कि नहीं जी मेरा एक्सपर्ट हूं तो वो एक एक्सेप्टेबल नहीं है। इवन जहां पैसा इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ है, ऑडिट पूछेगा आपसे कि भाई ये कैसे, व्हाट यू गिव अस द बेसिस, योर बेसिस, वी विल ऑब्जर्व इट। लेकिन इसके साथ साथ इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बनाना है। और बड़ी फेमस कहावत है कि कोई भी मैथमेटिकल मॉडल और एल्गोरिथम आजकल जो कंप्यूटर्स में चलती है कैन नॉट प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। आप चाहो कि इसके 1000 फैक्टर्स ले लो, बच्चे को इसमें रेटिंग करो, ये करो, इट मेक्स एब्सक्योर्ड हो जाएगा पूरा। इसको सिंपल रखिए बट ऑब्जेक्टिफाई करिए, तो आपको एक ग्रेडिंग मिल जाएगी, चाहे अपनी एकेडमी हो, चाहे रेजिडेंशियल एकेडमी हो, चाहे आपने रिपोर्ट सबमिट करनी हो। तो इसको ऑब्जेक्टिफाई भी करना है लेकिन ऑन सिंपल टर्म्स। तो आई होप कुछ हम लोग इसमें टैलेंट स्काउटिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आगे से कुछ ऐसा अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर ऑल क्वेरीज। और नेक्स्ट फिर हम एक और मिलेंगे, हम चलते रहेंगे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जैसे आप लोगों से क्वेश्चंस आएंगे। एंड ऑल द बेस्ट, विल सी यू सून। थैंक्स।